मेडिसिन में अपन विषाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इनके अंदर पहला अपन ने देख लिया था, सबसे पहले तो रिंडरपेस्ट अपन ने कंप्लीट किया था, पिछले क्लास में स्टार्ट किया था अपन ने एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। एफएमडी जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो डिजीज है इसका वायरस जो होता है मुख्य रूप से फुट और माउथ जो होता है उनको अफेक्ट करता है। फुट के अंदर जो जिनके खुर जो होते हैं वो विभाजित खुर होते हैं, जैसे कि आपने रूमिनेंट्स के अंदर देखा होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके अंदर जो खुर होता है वो दो भागों में बटा होता है, सही है। तो उन जीवों के अंदर से ये रोग सबसे ज़्यादा होता है, जिनके खुर होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, उन जीवों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और हॉर्स के अंदर ये बिल्कुल नगण्य होता है, क्योंकि उसके खुर जो होते हैं वो बटे हुए नहीं होते, इसलिए ये रोग होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके नाम पुराड़ा मुराड़ा इसको कहा जाता है, मुरेन रोग या एप्थस फीवर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एप्थस फीवर, सही है। ये आपको ध्यान रखना है, एप्थस फीवर भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में कई बार इसके नाम से भी पूछ लिया जाता है। ये एक प्रकार से संक्रामक डिजीज है, कॉन्टैजियस डिजीज है, जो संपर्क में आने के बाद फैलता है, यानी कि पशु से जब संक्रमित पशु स्वस्थ पशु के संपर्क में आएगा तो ये रोग फैलता है, सही है। इसके अलावा ये रूमिनेंट्स के अंदर देखा जाता है, जिसके अंदर केटल बफेलो सीप गोट और कभी कभी ये सूअर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये डिजीज कभी कभी सूअर के अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि पशुओं से मानव में भी हो सकता है। ये रोग जो होता है पशु से मानव में भी जा सकता है, इसका वायरस और मानव को भी संक्रमित कर सकता है। इस रोग के अगर मुख्य लक्षण की बात करें तो मुख्य लक्षण है हाई फीवर आना, सही है, पैरों पे थनों पे, इसके अलावा मुंह के अंदर छाले पड़ जाना या फफोले पड़ जाना, ऐसे इसके लक्षण हैं। रोग कारक की बात करें तो रोग कारक मैंने आपको बताया था, एप्थो वायरस जो है वो इसका रोग कारक है, जो कि पिकोरना वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। पिकोरना वायरिडी फैमिली का सदस्य है कौन सा? एप्थो वायरस। एप्थो वायरस से ये डिजीज होता है। एग्जाम में एप्थो वायरस भी दे सकता है, इसके अलावा पिकोरना वायरस भी दे सकता है, क्योंकि पिकोरना वायरिडी इसकी फैमिली है, जो कई बार फैमिली का नाम भी दिया जा सकता है, या एप्थो वायरस तो इसका नाम है ही। इसके अलावा इस एप्थो वायरस जो है इसके 7 स्टेन पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्टेन A O C S81, S82, S83 और एशिया फर्स्ट, ये 7 प्रकार के स्टेन इसके पाए जाते हैं। जिनके अंदर अपन बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में 4 प्रकार के स्टेन इसके स्टेन उपस्थित है, स्टेन O, स्टेन A, C और एशिया फर्स्ट, ये 4 प्रकार के स्टेन उपस्थित है। अब अपन बात करते हैं इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की। जब ये रोग पशु के अंदर होता है, तो इसके 4 प्रकार के स्टेन जो होते हैं वो अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। इनके प्रति पशु में अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिंडरपेस्ट अपन ने पढ़ा था, याद करो, उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी एक स्टेन अगर पशु को संक्रमित कर देता है, रिंडरपेस्ट का डिजीज जो वायरस है, वो अगर एक वायरस, मोरबिली वायरस मैंने आपको बताया था, वो एक वायरस अगर किसी भी पशु को संक्रमित कर देता है तो बाकी सभी स्टेन जो होते हैं उनके प्रति पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, एफएमडी में ऐसा नहीं है। एफएमडी में क्या होगा? एफएमडी में अलग स्टेन अपनी अलग प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करेगा, यानी कि एक स्टेन, जैसे कि ओ स्टेन अगर पशु को संक्रमित कर रहा है तो पशु जो होता है वो केवल ओ के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा, एक के प्रति नहीं करेगा। यही वजह है कि एफएमडी का टीका लगाने में परेशानी होती है कि कौन सा पशु का अपन टीका लगाएं, कौन से स्टेन का टीका लगाएं और कौन से स्टेन का टीका नहीं लगाएं। तो ये इसमें वैक्सीनेशन के अंदर एफएमडी इस वजह से दिक्कत आती है। ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है, सही है। ये वायरस जो है ये बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, मतलब बाह्य वातावरण में चाहे कितनी नमी हो, चाहे कितना तापमान हो,
सही है, उनसे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी जीवित रहता है। और बाह्य वातावरण में ये लगभग 1 वर्ष तक, यानी शरीर के बाहर 1 वर्ष तक इसका वायरस जीवित रह सकता है। एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको बताई थी। एपिडेमियोलॉजी यानी कि इसका फैलाव किस प्रकार होता है। फैलाव में ये एक संक्रामक डिजीज है। संक्रामक डिजीज है, ये संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के अंदर कांटेक्ट के द्वारा हो सकता है। कांटेक्ट के द्वारा, या जो संक्रमित पशु है उसके जो स्त्राव होते हैं, स्त्राव जैसे कि नासा छिद्र द्वारा स्त्राव, मुंह से उत्पन्न लार, क्योंकि इसके अंदर मुंह के अंदर छाले होते हैं, सही है, मुंह के अंदर छाले होते हैं तो मुंह में लार ज़्यादा आएगी, लार के अंदर ये वायरस उपस्थित रहेगा। इसके अलावा खुरों के अंदर जो भी वेसिकल्स बनी है, जो भी घाव जैसे संरचना बनी है, फफोली जिनको बोला जाता है, वो बने हैं तो वो फूटते हैं तब उनका संक्रमण जो वायरस होता है वो पूरी ज़मीन के अंदर फैल जाता है, और जब स्वस्थ पशु उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रोग उसके अंदर भी फैल जाता है। सही है, तो ये कॉन्टेक्ट से हो गया। इसके अलावा इसके स्त्राव, दुग्ध में भी इसका स्त्राव आ सकता है, मूत्र के अंदर, सही है। इसके अलावा गोबर के अंदर ये वायरस उपस्थित हो सकता है, जो भी यूट्रस की डिस्चार्ज हैं उनके अंदर भी ये उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा जूनोटिक डिजीज है जो मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा ये वायरस जो होता है वो संक्रमित भोजन और संक्रमित पानी से पशु को हो सकता है। इनहेलेशन भी हो सकता है, मतलब सांस के द्वारा भी इसका वायरस शरीर में जा सकता है। इसकी मोर्बिडिटी रेट का मतलब होता है संक्रमण दर, संक्रमित करने की दर लगभग 100% होती है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कोई भी अगर ग्रुप है, 10, 20, 50 गायों का कोई ग्रुप है, अगर किसी एक को ये डिजीज हो जाता है तो बाकी सभी पशुओं को ये डिजीज हो जाएगा। इसको बोला जाता है मोर्बिडिटी रेट, मतलब संक्रमण दर। इसके अलावा मोर्टिलिटी रेट इसकी बहुत ही कम होती है, 2 से 20% तक ही होती है। सही है, इसका मतलब है कि इसकी जो मोर्टिलिटी रेट होती है, मतलब मृत्यु दर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इसका कहने का मतलब है कि इस रोग से संक्रमित ज़्यादातर पशु ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की, रोग जनकता है। पैथोजेनेसिस, रोग जनकता। रोग जनकता का मतलब होता है कि पशु जो होता है, वायरस जो होता है शरीर में कैसे कैसे प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया कि जो वायरस है वो संक्रमित भोजन से प्रवेश कर सकता है, संक्रमित भोजन, संक्रमित पानी से शरीर में प्रवेश कर सकता है, या श्वास के द्वारा ही शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे ही ये शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले नासा छिद्रों में जाएगा। सही, जैसे कि मान लो ये इनहेलेशन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर रहा है। किसके द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा, सांस के द्वारा प्रवेश करता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर जाएगा, या नेजोफेरिंग्स के अंदर जा सकता है, नेजोफेरिंग्स के अंदर जा सकता है। इसके बाद में ये वहां पे विभाजित होगा, मतलब इसके नेसोफेरिंग्स के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, विभाजित होगा, सही है, अपनी संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाने के बाद ये क्या करता है, ये वायरस किस में चला जाता है, ये वायरस रक्त में चला जाता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे वायरस कहीं भी जाओ, चाहे वो आंत के अंदर जाओ, चाहे लंग्स के अंदर जाए, चाहे किसी भी घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करे, जाएगा लास्ट के अंदर रक्त के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर जाएगा और वहाँ पे वायरेमिया उत्पन्न करेगा। वायरेमिया का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियमिया, मतलब रक्त के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो उसको बैक्टीरियमिया बोला जाता है, और रक्त के अंदर वायरस की संख्या बढ़ती है तो इसको वायरेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, वायरेमिया। उसको क्या कहता है, वायरेमिया कहा जाता है। तो रक्त में चला जाएगा, सही है। ये रक्त की सहायता से क्या करेगा, रक्त में चला जाएगा, रक्त की सहायता से जो एक केंद्र की कोशिकाएं होती है उनको प्रभावित करेगा। इसको एक केंद्र की कोशिकाएं, रक्त की एक केंद्र की कोशिकाएं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स जो होती है,
ल्यूकोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स जो होती है, ल्यूकोसाइट्स नहीं लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है उनको प्रभावित करेगा और उनको धीरे धीरे नष्ट करने का काम करेगा। इसके बाद में ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, सही है, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। तो इसके साथ साथ ये अंग होते हैं शरीर के, उनके अंदर चला जाता है, जैसे कि कई प्रकार के अंग हैं, जैसे कि ये यहाँ पे संक्रमण उत्पन्न करता है, मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर जाएगा, वहाँ पे अपना क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। इसके अलावा अडर के अंदर, आयन के अंदर जाएगा, आयन के अंदर जाने के बाद अपना रोग उत्पन्न करेगा। खुर जो होते हैं, खुरों में प्रवेश करेगा और अपना रोग उत्पन्न करेगा, सही है। ये सारे जहाँ पे ये मैंने आपको अंग बताए, इनके अंदर ये चला जाता है। इनके अंदर जाने के बाद वहाँ पे क्या करता है, वहाँ की कोशिकाओं की हाइपरट्रोफी कर देता है। यहाँ की कोशिकाएं जो होती है, इनकी कोशिकाएं, उनकी हाइपरट्रोफी कर देता है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि इनकी जो आकार होता है उनको बढ़ा देता है। हाइपरट्रोफी मतलब किसी भी कोशिका के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरट्रोफी। तो जैसे ये जो वायरस है ये मुख गुहा के अंदर जाएगा, आयन के अंदर जाएगा, खुरों के अंदर जाएगा, वहाँ की कोशिकाओं, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें हाइपरट्रोफी कर देगा, मतलब उनकी कोशिकाओं के आकार को बढ़ा देगा। इसके अलावा एक इसमें चेंज और करता है, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है उनकी संरचना में चेंज करना। हाइपरप्लेशिया का मतलब संरचना में चेंज करना, तो आकार को बढ़ाएगा, संरचना में चेंज कर देगा। इसके बाद में क्या होता है, इन कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे आकार के फफोले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे आकार के फफोले पड़ जाते हैं, और ये छोटे छोटे आकार के मिलके आपस में मिलके बड़े बन जाते हैं। ये छोटे छोटे आकार के फफोले जो हैं वो आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, ये बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है बुल्ला, इनको बुल्ला कहा जाता है, सही है। इनके अंदर एक तरल भरा होता है, एक साफ तरल इनके अंदर भरा होता है, साफ तरल भरा होता है, जिसका रंग गेहूं कलर का रंग होता है, गेहुआ रंग इस तरल का होता है, गेहुआ रंग का तरल इनके अंदर भरा होता है। किस कलर का, गेहुआ रंग का तरल इसके अंदर भरा होता है। अब जैसे पशु, जैसे कि मान लो मुख गुहा के अंदर अगर उपस्थित है, मुख गुहा के अंदर ये वेसिकल उपस्थित है, ये जो फफोले उपस्थित है, वो भोजन ग्रहण करते समय ये फूट जाते हैं, सही है। ये क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते समय ये फूट जाते हैं, करते समय फूट जाते हैं। या अगर पैरों के अंदर है, खुरों के अंदर अगर उपस्थित है, खुरों के अंदर उपस्थित है, तो वो चलते समय फूट जाएंगे, और जैसे ही फूटेंगे तो इसके संक्रमण की दर बढ़ जाती है। संक्रमण की दर का मतलब होता है कि ये वायरस जो इस तरल के अंदर उपस्थित होता है, जो मैंने गेहुआ रंग का तरल आपको बताया, यहाँ पे फफोलों के अंदर उपस्थित रहता है, उनके अंदर क्या होता है, इन फफोलों को वेसिकल बोला जाता है, याद रखना, वेसिकल, फफोलों क्या बोलता है, वेसिकल। वेसिकल के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, वो बाहर आता है, तो उसके अंदर वायरस जो होता है वो स्वस्थ पशु को भी संक्रमित कर देता है। इससे पशु जो होता है लंगड़ा के चलता है, खाने पीने में दिक्कत आती है, सही है। इसके अलावा अगर अडर में है, आयन के अंदर है, तो मेस्टाइटिस होने के चांस रहते हैं। ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक लक्षण और पाया जाता है, जो युवा पशु जो होते हैं, युवा पशु, यंग एनिमल जो होते हैं, यंग एनिमल का मतलब होता है कि 2 या 3 वर्ष के, 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, सही है, या अपन कह सकते हैं 2 साल तक की मान लो, क्योंकि काफ जो होते हैं उनको 1 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं पशुओं के, उनके अंदर ये जो वायरस होता है वो हृदय को भी प्रभावित करता है, इसको हृदय को प्रभावित करता है,
युवा पशुओं के अंदर ये जो वायरस है ये हृदय को प्रभावित करता है, और हृदय को प्रभावित करने के बाद हृदय में नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करेगा? नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस। नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है कि जो हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनकी कोशिकाओं में नेक्रोसिस उत्पन्न करेगा। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है हृदय की मसल्स, नेक्रोटाइजिंग का मतलब होता है नेक्रोसिस उत्पन्न करना। तो वहाँ की जो मसल्स जो होती है, मांसपेशियां होती है, उनके अंदर क्या करेगा? नेक्रोसिस उत्पन्न करेगा। और ये जैसे ये नेक्रोसिस उत्पन्न होता है तो हृदय के ऊपर एक धारियां बन जाती है। हृदय के ऊपर क्या बन जाती है? धारियां बन जाती है। इन धारियों के अपीयरेंस, मतलब धारियों दिखने में कैसी होती है? इनकी अपीयरेंस होती है टिग्रोइड अपीयरेंस। इसको बोला जाता है, जब ये धारियां बन जाती है हृदय के ऊपर तो इनको बोला जाता है टिग्रोइड अपीयरेंस ऑफ हार्ट। टिग्रोइड अपीयरेंस ऑफ हार्ट। टिग्रोइड अपीयरेंस ऑफ हार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। टिग्रोइड अपीयरेंस ऑफ हार्ट ये इसका मुख्य लक्षण है। किसका? फुट एंड माउथ डिजीज का, एफएमडी का मुख्य लक्षण क्या है? टिग्रोइड अपीयरेंस ऑफ हार्ट। मतलब जो हार्ट होता है उसके अंदर धारियां बन जाती है, जिससे इस अपीयरेंस को क्या बोला जाता है? टिग्रोइड अपीयरेंस। हार्ट की टिग्रोइड अपीयरेंस इसको बोला जाता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका मुख्य लक्षण। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि रिंडरपेस्ट में मैंने क्या बताया था? रिंडरपेस्ट का मुख्य लक्षण, आंत के अंदर जब ये वायरस आंत में जाता है, आंत की बड़ी आंत में कोलन और रेक्टम वाले भाग में जाता है तो वहाँ पे धारियां बन जाती है, सही है, जिसको जेब्रा स्टिपिंग या जेब्रा मार्किंग कहा जाता है। उसी प्रकार इसका भी एक मुख्य लक्षण है टिग्रोइड हार्ट, टिग्रोइड अपीयरेंस ऑफ हार्ट, जो कि युवा पशुओं के अंदर देखने को मिलता है। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस एक बार और देख लो। संक्रमित भोजन जो होता है उससे, या संक्रमित पानी से, या सांस के द्वारा वायरस शरीर के अंदर जाता है। फेरिंग्स में जाएगा, नेजोफेरिंग्स में जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाने के बाद ये किस में जाएगा? रक्त में जाएगा। चाहे कैसे भी शरीर के अंदर प्रवेश करो, वायरस सीधा रक्त में जाता है। रक्त में जाने के बाद वहाँ उपस्थित एक केंद्र की कोशिकाओं को नष्ट करने लगेगा। जैसे कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, वो एक केंद्र की हैं, उनको धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा, और रक्त के द्वारा पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर ये फैल जाएगा। और अपने टारगेट अंग जो हैं कौन कौन से? मुख, गुहा, अडल, इसके अलावा खुर, पशु के खुर, वहाँ पे अपना संक्रमण उत्पन्न करता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ की कोशिकाओं को क्या करेगा? हाइपरट्रोफी उत्पन्न करेगा, हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है आकार बढ़ना, हाइपरप्लेशिया मतलब उसकी संरचना में चेंज करना। ये दो प्रकार के चेंज वहाँ पे करेगा। इसके बाद में वहाँ पे जैसे ये चेंज होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे आकार के वेसिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो फफोले जो होते हैं, जिनके अंदर तरल पदार्थ बना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्किन जलने के बाद, जैसे कि स्किन के ऊपर जो फफोले बढ़ जाते हैं, सही है, स्किन जलती है तो उसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, फफोले पड़ जाते हैं, वैसे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो आपस जिनके अंदर क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरा होता है, साफ रंग का, साफ तरल पदार्थ भरा होता है गेहुआ रंग का, जिसके अंदर वायरस उपस्थित रहता है। अब ये छोटे छोटे आकार के जो वेसिकल्स हैं, फफोले हैं, वो मिलके आपस में बड़े आकार के बन जाते हैं, जिनको बुल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको बुल्ला कहा जाता है। अब जैसे ही ये साफ रंग का ये बुल्ला है, ये जैसे ही अगर पशु भोजन करता है तो उस समय भोजन की वजह से ये फूट जाते हैं, या पशु चलता है तो उस समय ये फूट जाते हैं, और इससे क्या दिक्कत आएगी? पशु भोजन नहीं कर पाएगा, चलने में परेशानी होगी, या लंगड़ा के चलेगा। ये तो हो गया बड़े पशुओं के अंदर। छोटे पशुओं के अंदर इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो जो वायरस है वो इसके उनके हृदय को भी प्रभावित करता है। हृदय में क्या करता है? नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस रोग उत्पन्न कर देता है। मतलब हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर नेक्रोसिस उत्पन्न कर देता है मांसपेशियों में, जिसको बोला जाता है नेक्रोटाइजिंग मायोकार्डाइटिस। और इस वजह से हृदय के ऊपर धारियां बन जाती है। क्या बन जाती है? धारियां। और इस धारियों की वजह से जो अपीयरेंस आपको हार्ट की जो अपीयरेंस दिखेगी उसको बोला जाता है टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस। उसको बोला जाता है टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस।
डिक्रोइड अपीयरेंस ऑफ हर्ट, या ऐसे भी बोल सकते हो। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। और ये जो धारियां जो आपको दिखाई देगी वो सफेद रंग की दिखाई देगी। कौन से रंग की? सफेद रंग की, सफेद रंग की धारियां। इसके बाद में आता है क्लिनिकल साइन। पैथोजेनेसिस के बाद में क्लिनिकल साइन। लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 1 से 21 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 21 दिन का। यानी जब से संक्रमण उत्पन्न होता है तो 1 से 21 दिन के अंदर अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अगर ये वायरस की जो अवस्था है वो एक्यूट अवस्था है या पर एक्यूट अवस्था है तो उसके अंदर 1 या 2 दिनों के अंदर ही लक्षण दिखने लग जाते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक अवस्था है या सब एक्यूट अवस्था है तो उसके अंदर 21 दिन भी उसको संक्रमित होने में लग जाते हैं। इसका पहला लक्षण हाई फीवर। हाई फीवर जो होती है वो होती है 104 से 160 डिग्री, 104 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा भूख नहीं लगना, इसके अलावा उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी, सुस्ती व तनाव, सुस्ती व तनाव में रहना, मुख में छाले, मुख में छाले देखने को मिलते हैं जिनको स्टोमेटाइटिस बोला जाता है। मुख गुहा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। मुख गुहा में छाले देखने को मिलते हैं तो उसको बोला जाता है स्टोमेटाइटिस। अधिक लार का स्त्राव होना, अधिक लार का स्त्राव होना, और जो लार होती है वो रस्सी की तरह लटकती है। लार जो होती है रस्सी की तरह लटकती है। जो लार होती है वो रस्सी की तरह लटकती है। गेहूं रंग का तरल निकलना, अपोलो से गेहूं रंग का तरल निकलना। इसके अलावा आयन के ऊपर छाले, आयन के ऊपर छाले जिससे दूध निकालने में परेशानी, दूध निकालने में परेशानी।
पैरों के ऊपर छाले, पैरों में छाले, जिससे चलने में परेशानी, यानी पशु जो होता है वो लंगड़ा के चलता है। मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस मतलब थनैला हो सकता है। सांस लेने में परेशानी, छोटे जो युवा पशु हैं, छोटे युवा, उनमें सांस लेने में परेशानी होना। सांस लेने में परेशानी होना। और ये जो घाव हैं, ये जो फफोले जब फूटते हैं उसके बाद में घाव बन जाते हैं, लीजन बन जाते हैं, उन लीजन्स के अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं। सही है, उनके अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं। पशु जो होता है वो अनियमित हृदय दर हो जाती है उसकी, चक्कर आना और नीचे गिरना, ये दिक्कतें आ सकती है। भेड़ बकरी सूअर में ये रूप जो होता है हल्का होता है, भेड़ बकरी और सूअर के अंदर कम देखने को मिलता है, लेकिन कैटल बफेलो में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो पशु होता है वो लगभग 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये रोग चलता है तो लगभग 2 महीने भी इसमें लग जाते हैं। गर्भित पशु का गर्भपात, इसमें मृत्यु जो होती है वो बहुत ही कम होती है। मैंने आपको बताया था मृत्यु दर 2 से 20% ही होती है इसके अंदर। तो ये सारे इसके हो गए क्लिनिकल साइन लक्षण। मुख्यतः इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि मुख के अंदर छाले और पैरों के अंदर छाले देखने को मिलते हैं, तो समझ लेना कि वो एफएमडी डिजीज है। दोनों के अंदर छाले देखने को मिलेंगे। बाकी इसका डायग्नोसिस, पहचान, विभेदीय पहचान, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।